बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नया हफ्ता है और नए शो के साथ एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी नजफ राजा। गुड मॉर्निंग, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपका दिन खुशगवार गुजर रहा होगा। दुआ है आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों कामयाबियों से भरी रहे। नाजरीन, आज का शो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि मालूमात तफरीह का एक हसीन इम्तजाज होगा। ताज़ा खबरों को लेकर चलेंगे, दिलचस्प मौज़ूआत भी होंगे जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ आपको पता है हम करते हैं मौसम से। तो मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और आपको बताते चलें कि बारिशों का नया स्पेल शुरू हो गया है। बारिशें कहाँ कहाँ होंगी, कौन से इलाके मुतासिर होंगे, इस पर भी डिटेल गुफ्तगू करेंगे हम। और प्रोग्राम में सियासी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। सिफारती कामयाबियों के बाद हुकूमत की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है, जबकि अपोजिशन की मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जा रहा है। इस पर बेलाग तज्जिया हासिल करेंगे और बात करेंगे जदीद दौर में नशे के अंदाज भी बदल गए हैं। नौजवानों में नाइट्रस ऑक्साइड का नशा अब तेजी से सरायत कर चुका है। इसके इस्तेमाल के पीछे क्या नफ्सियाती मुहर्रिकात हैं, इस पर माहिर नफ्सियात से खुसूसी डिस्कशन भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे नादरा ने 23 साल बाद शनाख्ती कार्ड से मुतालिक कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब लाइनों का झंझट और दफ्तरों के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अब शहरियों को घर बैठे शनाख्ती कार्ड और दीगर सहूलियात मिलेंगी। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। और फिर इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फ़रोख्त के मामले पर भी तहकीकात में इजाफा हुआ है। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। आखिरी गधों की ज़िबा करने के लिए आपको ये भी बताते चलें कि साई को दुबई से बुलाया गया था और किस तरह हुआ ये मामला, इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे, सारी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में सेहत पर बात करेंगे और आज हेपेटाइटिस से आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तेजी से फैले हेपेटाइटिस की वजूहात और इसका हरबर इलाज क्या है, इस पर माहिर तिब के साथ खुसूसी गुफ्तगू होगी। आपको मिलवाएंगे नौजवान और बासलाहियत राइटर आमना शबीब से, जिनके पहले ही नावल ने अदबी दुनिया में तहलका मचा दिया है, और उनसे पूछेंगे कि डिजिटल के इस दौर में उन्हें किताबों से दोस्ती का शौक कब और कैसे पैदा हुआ। इसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज तो हम अब शामिल करते ही हैं, वो खबरें, वो वीडियोस, वो किस्से कहानियां जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे होते हैं और आपके साथ हम ये बिल्कुल शेयर करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। तो नजफ बताइए, आइए मौसम की जानिब चलते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स का राज बरकरार है। तहम महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। 31 जुलाई तक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है और बारिशों के बायस नदी नालों में तुगजानी और शहरों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़ भी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स का राज बरकरार रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है।
और अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब के मौसम पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 31 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलोचिस्तान की जानिब चलते हैं, जहां अक्सर इलाकों में हब्स का राज बरकरार रहेगा। दालबदीन में पारा 45 और नौकंडी में 44 डिग्री तक पहुंच गया है। दारुल हुकूमत कोयटा का तस्करा करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह तस्करा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। रोशनियों के शहर कराची का जिक्र करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, ठट्ठा, बदीन, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर में बारिश की पेशगोई की है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं कुछ मुल्की हालात के हवाले से। तो इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान को भरपूर तवज्जो मिल रही है। पाकिस्तान और अमरीका और चीन के साथ ताल्लुकात में ज़बरदस्त गर्मजोशी देखने में आ रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का दौरा किया है और आपको ये भी बताएं कि चीन की आला क़यादत से अहम मुलाकातें हुई इस मौके पर, जिसको खित्ते और आलमी सतह पर बदलते सियासी मंजरनामे के पेश नज़र इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सिफारती सतह पर मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। वो अमरीका के दौरे पर हैं। पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 9 साल बाद अहम मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है। दुनिया के 2 बड़े ताल्लुकात पर हुकूमत का एतमाद आसमान को छू रहा है, लेकिन PTI की सियासत मुसलसल तनाजुली का शिकार। PTI की पूरी क़यादत तकरीबन मुकदमात की गिरफ्त में है। 9 मई के तमाम केसेस तेजी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। PTI रहनुमाओं को सजाएं मिलने का सिलसिला जारी है। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 9 मई के मुकदमात बेबुनियाद हैं। वाक़यात के वक्त वो नैब हुकाम की हिरासत में थे। इन जराइम में मुलव्वस होना नामुमकिन है। दूसरी तरफ PTI की बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान कर चुकी है। 5 अगस्त को तकरीबन अगर देखा जाए 1 हफ्ता बाकी है, मगर तहरीक के कोई आसार अब तक नजर नहीं आ रहे। बानी PTI के बेटों की आमद का मामला भी भाम का शिकार दिखाई देता है। वो हालिया दिनों में अमरीका में काफ़ी मुतहर्रिक रहे। वहाँ उनकी अहम मुलाकातें भी हुई और PTI ये दावा कर रही थी कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपने वालिद की रिहाई के लिए तहरीक में शिरकत करेंगे। मगर अब उनकी पाकिस्तान आमद मशकूक नजर आ रही है, क्योंकि इतलात ये है कि जमाइमा खान बेटों की पाकिस्तान में आमद से मुताल्लिक काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने दोनों बेटों को अमरीका से बरतानिया वापस बुला लिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कस लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपके वक्त का। सर, PTI की तहरीक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 5 अगस्त में तकरीबन अब 1 हफ्ता बाकी रह गया है, मगर तहरीक के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आपको लगता है कि PTI की मौजूदा क़यादत में इतनी सलाहियत है कि वो कोई मौसर तहरीक चला सकेगी? को चलाने के लिए मौसम भी होता है, माहौल भी होता है और एनवायरनमेंट भी होती है। मौजूदा सूरत हाल में एक तो बारिशों का सीज़न है, हबस का मौसम है, लोगों का बाहर निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है इस गर्मी के अंदर। और अगर बारिशें हो रही हों तो फिर हर तरफ पानी खड़ा होता है। तो और दूसरा ये कि तहरीक चलाने के लिए एक अमांगी की ज़रूरत है। PTI के अंदर इस वक्त कोई अमांगी नज़र नहीं आ रही। KPK के अंदर तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो चलें किसी हद तक वो तहरीक चला सकते हैं, लेकिन पंजाब में, सिंध में
और बलूचिस्तान में ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए लोगों को इकट्ठा करना, और ख़ास तौर पे जब 26 नवंबर के बाद जो साने पेश आया था और जिसके अंदर कुछ लोग शहीद भी हुए, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कि लोग अब तैयार नहीं हैं तहरीक चलाने के लिए। तो ये बड़ा सोच समझ के उनको स्टेप उठाना चाहिए था। ये जो अहकामात बाहर का माहौल देखे बगैर अंदर से आते हैं, वो बड़ी मुश्किल है उनको आगे लेकर चलना जी। और फिर दूसरा ये कि पीटीआई के अंदर मुझे अभी आजकल जो आपस में इख्तिलाफात हैं ये इतना तूल पकड़ गए हैं कि इसमें किसी को एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। सही, बिल्कुल ठीक। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात कर लें, इस वक्त पीटीआई की तकरीबन पूरी क़यादत केसेस से घिरी हुई है, मुकदमा तेज़ी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर करीब में मुल्क की सियासत में पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं? पीटीआई है, अब ये देखते हैं कि कहाँ उनको देखना है। सबसे पहले तो उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि चेयरमैन की, उनका जो चेयरमैन है या बानी है पार्टी के, उनकी रिहाई होनी चाहिए। उस रिहाई के लिए कहीं ना कहीं गुफ्त शनीद की ज़रूरत होगी, एक डायलॉग की ज़रूरत होगी। अब वो उसमें मेरा ख्याल है कि जहाँ जितना जल्दी वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत के साथ बातचीत आगे चलाएं, जिस तरह या स्पीकर के ज़रिए या वज़ीर आज़म के ज़रिए, उतनी जल्दी उनके लिए माहौल जो है वो बेहतर बन जाएगा। बाकी जहाँ तक जमात का ताल्लुक़ है, जमात मौजूद है, बड़ा पॉपुलर जमात है, उनकी पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन पॉपुलैरिटी अपने एक लीडर की हद तक है, पार्टी की हद तक इतनी पॉपुलैरिटी अभी नज़र नहीं आ रही। वो जिसको चाहेंगे टिकट दे दें वही जीत जाएगा, क्योंकि इनके जो पिछले इलेक्शन में भी जो लोग जो जीत कर आए हैं उसमें से 8-10 के अलावा मेरे ख्याल में उनके अपने लोग भी उनको नहीं जानते पहचानते कि ये कौन है। तो इसलिए पार्टी को फाल करने के लिए, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए शदीद वक्त की ज़रूरत है और मेहनत की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सही, मेहनत की ज़रूरत है। एजाज साहब, बानी पीटीआई ने 9 मई के जलाओ, घिराव और दहशतगर्दी के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू किया है। आपको लगता है कि आइंदा दिनों में बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है इन 8 केसेस में, या फिर मुश्किलात मजीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं? अदालतों के बारे में तो नहीं कह सकता कि क्या फ़ैसले होंगे उनके। अदालतें जो फ़ैसला करेंगी तो सबको पता लग जाएगा कि बेहतर फ़ैसले हो रहे हैं या बेहतर फ़ैसले नहीं हो रहे। देखिए, हर हुकूमत ने अदालतों पर इल्ज़ाम तो लगाते रहे हैं, चाहे जो अब हुकूमत में, जब वो अपोजिशन में थे वो भी लगाते थे, और जब मौजूदा हुकूमत ये जो अपोजिशन है ये हुकूमत में थी तो इन्होंने भी काफ़ी लोगों पर ना सिर्फ इल्ज़ामात लगाए बल्कि जेलों में भी बंद किया, और उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात थी। तो इस सारे माहौल को बेहतर करने के लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, एक कहते हैं चार्टर की ज़रूरत है। उसको चाहे चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स कह लें, चार्टर ऑफ इकॉनमी कह लें, जो भी आप उसको कह लें, जिसमें कि सारे ऑन बोर्ड बैठे हों और देखें कि मुल्क को लेकर चलना है। बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा, अगर हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलें, बानी पीटीआई के जो बेटे हैं अमेरिका में मुतहर्रिक हैं, उन्होंने कई अहम मुलाकातें भी की हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी मुलाकातों का उनके वालिद बानी पीटीआई के केसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई हालात में तब्दीली आएगी? चाहे अमेरिका के पाकिस्तान पे कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, वहाँ बातचीत करने के बजाय यहाँ राब्ते करने चाहिए, यहाँ बातचीत करनी चाहिए, और इससे जो है वो हालात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद और तहरीक के हवाले से बड़ी मुतज़ाद इत्तलात भी हैं, बयानात भी हैं। अलीमा खान कहती हैं जल्द पाकिस्तान वो आ जाएंगे, मगर सुनने में ये आ रहा है कि जमायमा खान ने उन्हें वापस बरतानिया बुला लिया अमेरिका से। आपको लगता है कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आ सकेंगे, तहरीक में हिस्सा ले पाएंगे? कि वो आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि ना उनको यहाँ के माहौल का मालूम है, ना उनको यहाँ की सियासत का मालूम है, और आएंगे भी तो फिर वो कभी एक के हाथ पे लगे होंगे, कभी दूसरे के हाथ पे चढ़े होंगे, और उनको खुद समझ नहीं आनी क्या करना। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानने के लिए, पहचानने के लिए, यहाँ पर मुतहर्रिक होने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होता कि कोई बाहर से आएगा और अगर उनको वो रिस्पॉन्स ना मिला जो वो
एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पार्टी को भी नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम इसी को मजीद आगे लेकर चलें, पाकिस्तान और अमेरिका की बात कर लेते हैं। उनके दरमियान ताल्लुकात की जो इंफॉर्मेशन है, जो बातचीत है, काफ़ी गर्मजोशी उसमें देखने में आई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चीन से ताल्लुकात भी अरूज पर हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा? पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी हैसियत होती है। अमेरिका के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं इसको। और ये चाइना वालों ने भी कहा, हमने भी कहा। अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ पर बहुत बेहतर उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है। इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका गए हुए हैं, उनकी भी वहाँ बहुत सी मुलाकातें हुई हैं और बहुत अच्छे नताइज उसके नज़र आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है उसमें कामयाबी मिली है, ख़ारजा पॉलिसी बेहतर हुई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको आप कन्वर्ट करके अंदरूनी हालात कैसे बेहतर करते हैं, इकॉनमी को कैसे बेहतर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बेहतर करते हैं, दहशत गर्दी का कैसे मुकाबला करते हैं। देखें, जितना भी आपका बाहर का माहौल अच्छा हो जाए, जब तक आपका घर बेहतर नहीं होगा तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे महाजों पर तो हमें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अब हमें मौशी सतह पर भी और अमन अमान के लिहाज से भी जो है वो कामयाबी हासिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क इसी की वजह से, इसी की बदौलत जो है, इसी की बुनियाद पर मुस्तहकम होगा। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ड्रग्स के हवाले से। वक्त के साथ साथ दुनिया भर में नित नए नशे तेजी से नौजवानों में मकबूल हो रहे हैं नाजरीन, जैसे कि आइस क्रिस्टल, सिंथेटिक ड्रग्स के बाद और अब नाइट्रस ऑक्साइड के नशे का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में नौजवानों में ये नशा तेजी से फैल रहा है। नौजवान इसे मखसूस तफरीह समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इन्हें अंदाज़ा ही नहीं ये वक्ती खुशी किस कदर गहरे और तवील नुकसान का बायस बन सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड का ये रुझान सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, दुनिया भर, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका में 16 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में ये गैस तफरीही मनशियात के तौर पर अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है रैंकिंग में। और यही वजह है कि कई ममालिक में इसके इस्तेमाल और फरोख्त पर पाबंदियां आयद हो चुकी हैं। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान में इस खतरे को अब तक संजीदगी से लिया ही नहीं जा रहा। ना इस हवाले से कोई कानून साजी की गई है और ना ही मुआशरा पूरी तरह बेदार हुआ है इस मसले पर। इस हवाले से मजीद आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में मनशियात के हवाले से अदाद-ओ-शुमार ने खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मनशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 70 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है। हर साल 700 से ज़ायद अमवात नशे के बायस हो रही हैं और रोज़ाना औसतन 2 नौजवान अपनी जान गंवा बैठते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है क्या और इसका नशा नौजवानों को किस तरह मुतासर करता है, इसके इलाज पर भी बात करेंगे और डिस्कशन कर लेते हैं। मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड है क्या, इसको हंसी वाली गैस या फिर विपिट्स क्यों कहा जाता है? जी थैंक यू सो मच इस मौजू को आज रेज़ करने के लिए। और जिस तरह नजफ़ बता रही थी कि ये इतना बड़ा मसला है जो मनशियात से रिलेटेड लोग मर रहे हैं, और हम डायरेक्टली तो कभी भी हम बात करते हैं पेरेंट्स के लिए करते हैं, नौजवानों के लिए करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम पॉलिसी मैसेज दे रहे होते हैं कि ये मसला सिर्फ डॉक्टर्स, पेशेंट्स और पेरेंट्स तक महदूद नहीं है। अब आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड पे। हमें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें हैं जो हमारी फ़िज़ा में मौजूद हैं। जब ये मिलती हैं तो एक गैस बनती है जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड या N2O, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अच्छा, ये गैस बहुत अरसे से यूज़ हो रही है। ये तकरीबन अब 200 साल पहले दरियाफ्त हुई थी और अभी ये यूज़ होती है बहुत छोटे टाइम के एनेस्थीसिया के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए, डेंटल क्लिनिक्स में यूज़ होती है। और ये विपिट्स जो क्रीम्स होती हैं, विप्ड क्रीम्स होती हैं, इसमें यूज़ होती है। और फिर जब इसे थोड़ा सा यूफोरिया मिलता है, थोड़ा सा मज़ा मिलता है, तो फिर ये रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाइट्रस ऑक्साइड का ये जो नशा है नौजवानों के जहनी जो मामलात हैं या दिमागी सूरत हाल है, उनका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उस पर किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ये एक तो ये बता दीजिए। और ये नशा दूसरे नशों से किस तरह मुख्तलिफ है?
देखिए, दूसरे नशों से मुख्तलिफ इसलिए है, सबसे पहले मैं इस पे बात कर लूँ कि वो हमारे मुल्क में सो कॉल्ड बैन है। मैंने सो कॉल्ड बैन इसलिए कहा कि अगर आप हीरोइन बेचते हुए पकड़े जाएं, चर्स बेचते हुए पकड़े जाएं, तो आइडियली यू शुड बी बिहाइंड द बार्स। वो भी खैर होता नहीं है, लेकिन इस नशे के मुतालिक तो कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं। मेरे पास एक लेटर है कि मैं एक डेंटल क्लिनिक चला रहा हूँ, मैं जाके खरीद सकता हूँ। मेरे पास एक लेटर है कि मैं घर पे विप्ड क्रीम, या मेरी छोटी सी इंडस्ट्री है विप्ड क्रीम की, मैं जाके खरीद सकता हूँ। तो इसको एक्सेस करने में बहुत मुश्किल नहीं है। ओके। फिर इसके जो आपने असरात बताए ना, तो शॉर्ट टर्म तो यूफोरिया होता है, आपको बड़ा मजा आता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। ये उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके लगता है जहाँ पे ब्रेन के अंदर, जहाँ पेन किलर्स लगती हैं, जहाँ हीरोइन लगती है, जहाँ नैल्बिन लगती है। हमने नैल्बिन के नशे पे भी बात की थी। तो थोड़े टाइम के लिए आपको यूफोरिया होता है, मजा आता है, हल्का सा ट्रिप होता है, आपको थोड़ी सी हेलुसिनेशंस होती हैं, लेकिन उसके साथ फिर बेचैनी शुरू हो जाती है, पैरानोया शुरू हो जाता है, शक शुबा शुरू हो जाता है, आप डिजी होने लग जाते हैं, आपको लगता है कि चक्कर से आने लग गए हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है लॉन्ग टर्म, कि जब आप लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, आपको एनीमिया शुरू हो जाता है, खून की कमी शुरू हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको बार बार इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, आपका सेक्सुअल फंक्शन मुतासर होता है, नींद मुतासर होती है। तो ओवरऑल लाइफ में एक डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली अगर आप इसकी ओवरडोज कर लें या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से नौजवान खास तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड के नशे की तरफ आते हैं? क्या ये नशा ज़हनी दबाव, तन्हाई या फिर सोशल प्रेशर के नतीजे में अपनाया जाता है? इसके पीछे क्या नफ्सियाती मुहर्रिकात हैं? देखिए, बिल्कुल ये तीनों फैक्टर्स जो है ना, ये काउंट करते हैं। लेकिन मैं जो अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा देखता हूँ ना, और जो मेरे पास वेस्ट से भी बहुत सारे मरीज मेरे पास यूके से आते हैं, USA से आते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। आज आपका बच्चा नशे का शिकार हुआ है, जहनी अमराज का शिकार है, तो NHS UK में बारी 9 महीने, साल, 2 साल के बाद उसको डॉक्टर को देखने की आएगी। तो हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी बहन भाई बाहर रह रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान का रुख करते हैं, उनको अपना इलाज कराने के लिए पाकिस्तान याद आता है। तो बाहर भी जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आती है, यहाँ पे भी कि वालिदैन अपनी चीज़ें मुसल्लत करना चाहते हैं, अपने तरीके से परवरिश करना चाहते हैं, बच्चे नई दुनिया देखना चाहते हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको स्ट्रेसेस हैं। तो वहाँ पे फिर जहाँ पेरेंट्स की तवज्जो नहीं मिलती, जहाँ पे मामला ठीक तरीके से हल नहीं होता, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बड़े आराम से मिल जाती है, और थोड़ी देर के लिए आप ऐसे यूफोरिया में जाते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ कि मेरे अंडर केयर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, वो UK से आए हुए थे। अच्छा। वो इनहेलर में लाए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मुझे एस्थमा है, और मैं एस्थमा के लिए इनहेलर इस्तेमाल करता हूँ, और उस इनहेलर के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड थे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी सूरत हाल पे अगर नजर डालूं ना, तो मैं समझती हूँ कि आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप इस तरह के केसेस रोज ही फॉलो अप कर रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म के लोग ट्रिक्स भी अपनाते होंगे, और आप पकड़ते होंगे, और आप कहते होंगे कि क्या ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रहे हो। खैर, इस तरह के पेशेंट्स को डील करना आप जैसे लोगों का काम भी है, और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत भी दे। मैं बात करना चाहूँगी नौजवानों के हवाले से। ऐसे अफराद, ऐसे नौजवान, वो हमारी यूथ जो इस नशे की आदी हो जाती है, उनके बिहेवियर में कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं? उस वक्त का तो आपने बता दिया कि वो हंसने लगेंगे, उन्हें मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद अगर ऐसी कोई रवैये में तब्दीली आ रही है, कमज़ोरी के अलावा, B12 की कमी के अलावा, जो उस्ताज़ा या उसके वालिदैन उस चीज़ पर नज़र रख सकें, उसको तवज्जो में ला सकें, ताकि अलर्ट सिचुएशन उनके लिए भी क्रिएट हो सके, ताकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकें, बताइएगा। देखिए, इसमें ना मैं इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। एक तो जरा अगेन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं कि वो बहुत बेचैन रहेगा। आप देखेंगे कि जी उसके कमरे से, उसके बैग में क्रीम के पैकेट बहुत पड़े हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैलून पड़े हुए हैं, ठीक है, और फिर वो डिजी हो रहा है, उसको चक्कर से आ रहे हैं। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अभी आप उसे पढ़ाई की बात भी करते हैं, उसके टीचर हैं आप, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है उसका, आप बात कर रहे हैं, वो ऊपर देख रहा है, उसको पसीने से छूट रहे हैं। और ये तो छोटे क्लिनिकल अलामात हैं जिससे आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि वालिदैन और असातिज़ा के कान खड़े होने चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एक चीज़ आती है ना, जिस तरह नजफ आपने मुझे भी कहा कि मुझे लगता है कि वो मुझे चक्कर दे रहा है, जो मैनिपुलेशन आ जाती है ना इन बच्चों में, जो 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे को अब पता है कि मैंने कैसे चीज़ इधर से उधर करनी है, कैसे घर से पैसे चुराने हैं, कैसे कुछ चीज़ों में हेर फेर करना है, कैसे चीज़ को छुपाना है, तो वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर बन जाता है, उसकी जात का हिस्सा बन जाता है कि अब मैंने हर काम मैनिपुलेशन से ही करना है। तो उसका नुकसान फिर उस बच्चे को भी होता है, माँ बाप को भी होता है, और सोसाइटी के लिए भी, जो उसकी सारी एनर्जी और जहानत पॉजिटिविटी में निकलनी चाहिए, वो मैनिपुलेशन में सर्फ होती है। वालिदैन को, असातिज़ा को, सोसाइटी को, खुद को चक्कर देने में सर्फ होती है।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब ज़रा ये बता दीजिएगा, इस नशे में मुब्तला नौजवानों का इलाज किस तरह से मुमकिन हो पाता है और इलाज का दौरानिया कितना हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ओकेजनल यूज़ है फिर तो आप सेल्फ हेल्प से, वालिदैन की हेल्प से, दोस्तों की हेल्प से भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ आ गई कि ये सिगरेट की तरह, शराब की तरह ओकेजनल यूज़ इसका नहीं हो सकता, आपके दिमाग तबाह हो जाएगा। फिर अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्रॉनिक है, जिस तरह वो डॉक्टर साहब यूके से इलाज कराने आए और इनहेलर साथ लेके आए, वो घर वालों को चक्कर दे रहे थे मैं इलाज कराऊंगा, 3 महीने दाखिल रहूंगा, 3 महीने अस्पताल में रहने के लिए वो पूरा निज़ाम लेके आए हुए थे। तो फिर आपको जब ऐसी चीज़ आती है, फिर बहुत सी दफ़ा हमें एडमिशन करना पड़ता है, उनको उस इन्वायरमेंट से आइसोलेट करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले भी तंग आए होते हैं। एक इमोशनल मिजरी का साइकिल चल रहा होता है, घर वाले उसमें साथ इंटेंगल्ड होते हैं और घर वालों का इनेबलिंग बिहेवियर होता है। वो कहते हैं कि यार चीज़ें तोड़ता है, लड़ाई झगड़ा करता है, चलो इसको पैसे दे दो, चलो यार कर लो, हमारी जान छोड़ो। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत सी दफ़ा फिर हमें इंटेंस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दाखिल करना पड़ता है। और अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, B12 डेफिशिएंसी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, एनीमिया है, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये याद रखें कि जब किसी भी चीज़ की एडिक्शन एक लाइन क्रॉस कर जाती है, फिर वो खाली साइकाइट्री या साइकोलॉजी की डोमेन नहीं रहती, फिर बहुत सारी दूसरी स्पेशलिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डिसेबिलिटी आती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपका स्पेशल थैंक्स, क्योंकि आपकी वजह से साइंसी और न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू कहा जाए टर्मिनोलॉजी के हवाले से हमें पता चलता है और हमारे नाज़रीन को भी पता चलता है। और इसके साथ साथ अपनी यूथ को हमने प्रिवेंट करना है, बचाना है बुराई से, इस तरह की केमिकल से, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ज़रूर कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसी सेगमेंट के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ बरस कब लाहौर में गधे का गोश्त होटलों में फरोख्त होने की खबर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। तब से लेकर आज तक लाहौर वाले गधा गोश्त पार्टी के ताने सुनते आ रहे थे, लेकिन अब ये एजाज इस्लामाबाद को भी मिल चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद में 25 मन गधे का गोश्त बरामद हुआ है। जाए वकुआ से 50 से ज्यादा जिंदा गधे बरामद हुए हैं। गधों का गोश्त मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट को सप्लाई किया जा रहा था। इस हवाले से तफ्तीश भी जारी है और मजीद इंकशाफात भी हो रहे हैं कि गधों को ज़बह करने के लिए कसाई भी बैरून मुल्क से बुलवाया गया था। ताहम इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मज़ाहिया तबसरों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। और इस मामले पर अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है, बात करेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ। नईम, आप बताइएगा, इस पर देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, तहकीकात भी हो रही हैं, तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है और क्या मालूम हो सका ये कौन लोग थे जो कि ये कारोबार कर रहे थे, गधे का गोश्त फरोख्त कर रहे थे शहर में? जी बिल्कुल, अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं, एक का नाम जोंग वाई था जो मौके से गिरफ्तार हुआ। थाना तरनोल का ये इलाका है और यहाँ पे अक्सर इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये होते रहते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा कि जो गाय के या भैंसों के बच्चे होते हैं उनको भी ज़िबा किया जाता है, बकरे के तौर पर उसको फिर फ़रोख्त किया जाता है मुख्तलिफ होटलों में। इस तरह के वाक़यात पहले भी ज़िली इंतज़ामिया पकड़ चुकी है। ये जो जोंग वाई था, इसके पास 90 दिन का वीज़ा था, ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आया था। और ये जो जगह थी तरनोल में, इसका मालिक है जोंग लियांग, ये इस वक्त अपने मुल्क में ही है। यहाँ काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा था। जब फूड की अथॉरिटी जो थी उसको उसके ज़राए ने जब खबर दी तो उस वक्त ये पूरा एक स्क्वाड वहाँ पे गया और वहाँ से मौके से तकरीबन 45 के करीब जो है वो गधे ज़िंदा जो मिले वहाँ पे, और जो कटे हुए गधे थे उनका बताया जा रहा है तकरीबन 1000 किलो गोश्त वहाँ पे मौजूद था जो मुख्तलिफ पैकिंग्स में भी था। उसके अच्छा, बाद ये बताइएगा कि ये गधे का गोश्त का ये जो मामला है ये कब से जारी था, और ये भी बताइए कि अब तक हमारी फूड अथॉरिटी इसका सुराग लगाने में नाकाम क्यों रही थी और इतना लेट क्यों ये माजरा आया हाथ में? अच्छा, ये जो तरनोल का इलाका है इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनाए होते हैं। वहाँ पे ये काम कई इस तरह के और भी जारी होते हैं। साथ ही साथ जब भी कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है तो उसके बाद हरकत में आती है इंतज़ामिया और फिर उसके बाद छापे मारे जाते हैं और ये चीज़ें बरामद की जाती हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से ये काम यहाँ पे हो रहा था और ये बेसिकली जो काम हो रहा था ये गधे की खाल के लिए हो रहा था, क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है और सुना है कि ये कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, तो
उसकी खाल के लिए ये काम यहाँ पे किया जा रहा था। 3 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया, फूड अथॉरिटी और पुलिस के जो एहलकार हैं वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अब तक यही बात सामने आई है कि इस्लामाबाद में कोई भी ऐसी उनको शवायद नहीं मिले कि इसका गोश्त सप्लाई किया जाता था, गोश्त पैकिंग में वहाँ पे मौजूद था। ये बताइएगा कि ये भी एक बड़ी अजीब बात सुनने को मिली है कि जो कसाई है वो दुबई से बुलवाया गया था। ये क्या वजह है कसाई को दुबई से बुलवाने की? गैर मुल्की है ये, और इसको ज़ाहिर है यहाँ का कोई भी होगा तो वो एक तो डरेगा भी, दूसरा उसका थोड़ा सा रुझान इस तरफ नहीं होता कि वो गधे को काटे और फिर उसका गोश्त जो है उसकी फ़रोख्त में किसी की मदद करे। इसलिए यहाँ पे कोई नहीं मिला तो वो बाहर से ही आया और उसको काटने के बाद ये उसके जो गोश्त था उसके हवाले से अभी तक तहकीकात जारी है कि आया गोश्त जो है वो यहाँ पे कहीं पे सप्लाई किया गया, होटलों में, दुकानों पे, या नहीं किया गया। बहरहाल यहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो लोकल सप्लायर थे, उनके हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं कि यहाँ पे इसके साथ जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 9 से 10 अफराद इसके साथ काम भी करते थे। जब ये छापा पड़ा तो उस वक्त वो सारे के सारे यहाँ से फरार हो गए थे। ये जो नौजवान है, ये जो गैर मुल्की जोंग वाई, इसको जब पकड़ा, चूँकि इसकी ज़ुबान जो है वो चाइनीज़ ज़ुबान थी और उसको जो ट्रांसलेटर था उससे भी मुश्किल हो रही थी, तो तहकीकात में अभी वो कहते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ज़ुबान की वजह से, वो कुछ ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं रहा। लेकिन अभी पुलिस के पास है और हो सकता है कि मज़ीद इसमें गिरफ्तारियां भी हों और हो सकता है कि इनके मज़ीद कंपाउंड जो हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हो। गधों की जो सप्लाई का काम ये काफ़ी अरसे से जारी है। बिल्कुल नहीं, मैं एक अरसे से ये काम जारी है और बिल्कुल अगर ये गोश्त यहाँ पर कट रहा था, गधे यहाँ पर जिंदा भी मौजूद थे, तो यकीनन ये फिर इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर ही सप्लाई हो रहा था, क्योंकि इतनी दूर इसको ले जाया जाना भी मुमकिन नहीं है। खैर, ये पूरी चेन जो है इसको पकड़ना, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो ये मुजरिमान है ये कैफरे किरदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया नईम आपका। बिल्कुल, और शुक्र अल्लाह का ये है कि वो जो इतने सारे गधे थे वो अभी पकड़े गए हैं, वो यानी वो आगे तकसीम नहीं हुए, सलामत ही पकड़े गए, सलामत पकड़े गए, आगे तकसीम नहीं हुए। नहीं तो लाहौर वाले तो थे ही थे इस फहरिस्त में शामिल, अब इस्लामाबादी भी हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मजीद आगे चलते हैं और आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आजकल की खुराक के हवाले से, जिसके बारे में हम हमेशा आपसे बात करते हैं कि प्लीज़ घर का खाना खाएं, साफ खाना खाएं और अच्छी डाइट खाएं, बिल्कुल खाना पीना बंद मत करें। तो अक्सर आपने देखा होगा उज़ैर कि जो लोग डाइट करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, वो हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही चीज़ होती है कि मुझे अपना सिर्फ वज़न कम करना, उसके लिए जो चाहे उनको करना पड़ता है वो करते हैं। कहीं ना कहीं वो इस डाइट के चक्कर में अपने चेहरे से मुस्कुराहट गायब कर देते हैं। जी हाँ, चेहरा बेरौनक कर लेते हैं। आपका एक जो स्किन ऑयल खत्म हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैंने देखा है आजकल की यंग बच्चियों को ऐसे करते हुए, पता नहीं क्यों करती हैं। खैर, जब खाने पीने की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती भी की जाती है कि ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। उससे होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, जो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है, जो कि आपको एक अच्छा फील कराता है, उसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है। मज़कूरा तहकीक अमेरिका के नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के 2007 से 2018 के दौरान हासिल किए गए डेटा पर मबनी है। इस मुताले में 28,525 मर्द व ख़वातीन शामिल थे और डिप्रेशन की सतह को मालूम करने के लिए शुरका से एक सवालनामा, एक क्वेश्चनियर पुर करवाया गया, जिसमें 0 से लेकर 27 तक स्कोर दिया गया। स्कोर जितना ज्यादा हो, डिप्रेशन की शिद्दत उतनी ही ज्यादा समझी गई। मजमूई तौर पर 25,000 अफराद ने यह बताया कि वो किसी डाइट पर नहीं थे। जो लोग डाइट पर थे उनके स्कोर में औसतन 0.29 पॉइंट्स का इजाफा पाया गया। तहकीक से मालूम हुआ है कि वो अफराद जो वजन कम करने के लिए खुराक में सख्ती करते हैं, उनमें डिप्रेशन की अलामात आम अफराद के मुकाबले में ज्यादा देखी गई हैं। दैट्स वेरी सैड कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो रहा है, मगर तहकीक ने ये राज भी खोल दिया है कि सख्त डाइट सिर्फ चॉकलेट से ही आपको दूर नहीं करती, बल्कि आपको खुशी से भी दूर कर देती है। तो नाज़रीन, बात ये है कि फिट रहिए, और फिट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी खुशी को मत
दूर कीजिए, अपनी खुशी में कमी मत लेकर आइए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, डाइट करें ज़रूर करें लेकिन मुतवाज़न अंदाज में करें। और हाँ, अपनी खुशियों को वज़न कम करने के साथ बिल्कुल मत तोलें। ज़रूरी है कि आप डाइट कंट्रोल करें लेकिन इस तरह बैलेंस अंदाज में करें कि आप हैप्पी भी रहें, खाना भी इंजॉय करें, लोगों के साथ बातचीत भी करें। न्यूज़ जो है वो भी शामिल कर लेते अच्छा हैं, अच्छी खबर जो है वो भी शामिल कर लेते हैं। बहुत डिप्रेशन की बात हो गई है, डाइट की बात हो गई। तो बात हम करने वाले हैं जनाब एक ऐसे लम्हे की जब मौसीकी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि फन की तो कोई सरहद ही नहीं होती। भारत की आलमी शोहरत याफ्ता पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में ये इंकिशाफ किया कि वो पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकार सज्जाद अली के मद्दाह हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में पंजाबी मौसीकी के सुपरस्टार माने जाते हैं। और उन जैसा फनकार को खराजे तहसीन पेश करना हमारे फनकार के साथ ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान और भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने दिलजीत और इसके अमल को सरहदों से बालातर होकर फ़न की इज्जत और उसका रुतबा बुलंद करने के हवाले से बात की है। और आपको ये भी बताते चलें, ये वो लम्हा है जो हमें याद दिलाता है कि मौसीकी एक आलमी ज़बान है जो सिर्फ दिल से समझी जाती है। दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की और उन्होंने इस वीडियो के बैकग्राउंड में सज्जाद अली का गाना लगाया रावी। दिलजीत ने जो तारीफ की है इसके लिए बड़ा दिल होना, वुसअत कल्बी होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप जो दूसरे सुपरस्टार्स हैं उनकी तारीफ भी कर पाते हैं और उनको इस तरह प्रेस भी करते हैं। तो उम्मीद है कि बाकी स्टार्स भी जो है इसी तरह से यही माहौल बनाएंगे और दूसरों को अप्रिशिएट भी करेंगे। एग्जैक्टली, दिलजीत के बड़े दिल होने का वो दूसरा बड़ा दिल, एक अच्छा दिल होने का एक और सबूत भी जो सरदार जी के जो हवाले से, मूवी के हवाले से जो उनका रिस्पॉन्स था हानिया के हवाले से, वो बड़ा खूबसूरत था, बैलेंस था और उन्होंने टैलेंट को प्रमोट किया। तो नाजरीन अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या फिर रीन्यू कराना हो या दीगर अहम शनाख्ती दस्तावेज का मामला, तो लंबी लंबी लाइनों में लगना एक बड़ा चैलेंजिंग और मेहनत तलब काम होता है और ऊपर से बार बार दफातर के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। मगर लंबी कतारों में लगने और दफातर के चक्कर लगाने की परेशानी खत्म हो गई है, क्योंकि नादरा ने 23 साल के बाद कवानीन में बड़ी और इनकलाबी तरामीम करते हुए शहरियों को ऑनलाइन सहूलियात मुतारिफ कराने का फैसला किया है। अब पाकिस्तानी शहरी घर बैठे अपनी शनाख्ती मालूमात से मुतालिक तमाम सर्विसेज नादरा की मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल के जरिए हासिल कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये जदीद निज़ाम न सिर्फ वक्त की बचत करेगा बल्कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को भी बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक बनाएगा, ताकि शहरियों का डाटा महफूज और हर अमल शफाफ हो। बच्चों की पैदाइश के रजिस्ट्रेशन के लिए यूनियन काउंसिल में इंदराज को लाजमी करार देकर जाली इंदराजात की रोकथाम को भी मुमकिन बनाया जाएगा। ये इनकलाबी तब्दीलियां करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऑनलाइन सहूलियात से शहरी फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नादरा के तर्जुमान सैयद शबाहत अली। बहुत शुक्रिया शबाहत आपकी मौजूदगी का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नादरा की जानिब से 23 साल बाद बड़ी तब्दीलियाँ देखी गई हैं, तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन का निज़ाम था सन 2000 से पहले वो नॉन कंप्यूटराइज था। हमारे पास हाथ से लिखे हुए शनाख्ती कार्ड होते थे। 25 साल पहले जब नादरा का क़याम अमल में आया तो हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम एक ऐसा रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ़ करवाएँ जो तमाम तबके के लोगों को, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी लैंग्वेज से उनका ताल्लुक़ है, दूर उफ्तादा इलाके में रहते हैं या शहरों में, उन सब के लिए एक ऐसा निज़ाम हो जो आसानी के साथ उनको रजिस्टर कर सके। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बहुत से चैलेंजेस हमने भी देखे और हमें ये महसूस हुआ कि सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल्स हैं जिनका बाज़ लोग फ़ायदा उठाते हैं और ये फ़ायदा उठाकर कई किस्म के नुकसान शहरियों को हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान तो ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता और उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उनसे बायोमेट्रिक अटेस्टेशन करवा के लोग उनके ख़ानदानों का हिस्सा बन जाते हैं। एक और बड़ा मसला ये था कि 18 साल से जो कम उम्र शहरी पाकिस्तान के हैं उनका कोई तस्वीरी शनाख्त का निज़ाम हमारे पास नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ तस्वीरी शनाख्त का निज़ाम नहीं था तो उसका मतलब ये है कि एक सर्टिफिकेट है जिसको आप CRC या बेफॉर्म कहते हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बेफॉर्म, और उसमें आपके टोटल बच्चों का नाम और उनकी जिन्स दर्ज है।
अब उनकी को तस्वीर के साथ आप वेरीफाई तो कर नहीं सकते। सो बाज़ इलाकों में लोगों ने 12-12, 14-14 बच्चे भी रजिस्टर करा रखे होते थे और फिर उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जन्म ले रहे थे। सो इस सारी तब्दीलियों का अगर आप पूछें कि ओवरऑल बहसीत मजमूई मकसद क्या था, तो अपने रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शफाफ बनाना, बिल्कुल शहरियों को ये ज़्यादा हक बेहतर देना बनाना कि और वो शफाफ बनाना अपनी था। अपनी शहबाज, रजिस्ट्रेशन आपसे को ये समझ भी सकें। जानना चाहेंगे कि नई डिजिटल पॉलिसी के तहत कौन कौन सी नादरा की सर्विसेज हैं जो कि शहरियों को घर बैठे उनके डोर स्टेप पर दस्तयाब होंगी, और कौन सी ऐसी सर्विसेज मखसूस हैं जिनके लिए उन्हें दफातर जो है नादरा के लाजमी विजिट करना पड़ेंगे? अच्छा, अगर आपने ज़िंदगी में एक मरतबा शनाख्ती कार्ड बनवा रखा है, यानी 18 साल की उम्र के बाद जो पहली दस्तावेज़ आपको इशू होनी है वो हो चुकी है, तो फिर कोई आपको नादरा के दफ्तर आने की ज़रूरत किसी रेगुलर काम के लिए नहीं है। आपने अपने पते में तब्दीली करवानी है, आपने अपना कार्ड दोबारा अप्लाई करना है, आपने अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हासिल करना है, नाइकॉप अप्लाई करना है, जो कुछ भी करना है वो आप बड़े आराम से इस मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है, गूगल और एंड्रॉयड दोनों पर ये ऑलरेडी मौजूद है, लाखों उसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो आप उसके ज़रिए ये बड़े आराम से सहूलतें सारी हासिल कर सकते हैं और कतार में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बिलफर्ज आप फिर भी आपकी तसल्ली नहीं है और आप सेंटर जाना ही चाहते हैं, तो आपको तकरीबन जो सारे मेजर सेंटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी इसी एप्लीकेशन के जरिए मिल सकती है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वहाँ जब पहुँचेंगे उस टाइम पे तो आप ही का इंतज़ार हो रहा होगा और आपको किसी क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने के दौरान शनाख्त का जो एक प्रोसीजर होता है उसकी तस्दीक कैसे की जाएगी, अगर प्रिसाइजली बता सकें। जी बिल्कुल, आप जब अप्लाई करते हैं शनाख्ती कार्ड के लिए तो पहले सूरत हाल ये होती थी कि आपको किसी 17वें ग्रेड के ऑफिसर की अटेस्टेशन चाहिए होती थी। अब ये मामला हमने बड़ा आसान कर दिया। अभी मामला ये है कि आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव आपको अटेस्ट कर सकता है, यानी अगर बेटा अप्लाई कर रहा है तो माँ या बाप में से कोई एक भी उसकी बायोमेट्रिक अटेस्टेशन कर सकते हैं, जिसके बाद उसका कार्ड बगैर किसी प्रॉब्लम के डिलीवर हो जाएगा। अच्छा शबाहत, अक्सर लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता, आपको पता है कि ख्वानदगी की शरह कितनी है, तो मोबाइल ऐप के ज़रिए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त या फिर तजदीद का अमल किस हद तक सिंपल है और किस हद तक सेफ है? पहले मैं सेफ्टी की बात करूंगा जी। जो आपका डाटा है जाहिर है वो सबसे सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर आपके डाटा तक का एक्सेस दूसरे लोगों तक हो जाए तो इससे बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। सो ये जो एप्लीकेशन है ये आपका फिंगर प्रिंट लेती है, यानी आपके उंगलियों का अक्स लेती है, आपके चेहरे का अक्स लेती है और उसको मैच करती है। पहले जो हमारे पास रजिस्ट्री, चूँकि मैंने आपसे कहा कि पहली मरतबा अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनवा रखा है तो आप इस एप्लीकेशन से फैज़याब हो सकेंगे, मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, तो वो आपके उस इमेज के साथ उसको एक दफ़ा टैली ज़रूर करेगा और उसके बाद आपको प्रोसीड करवा के देगा। सिमिलरली इस एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की हमने सहूलत नहीं दी, ताकि आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं और वो पिक्चर्स में चला जाता है और उसका फिर कोई बैकअप किसी क्लाउड पर पड़ा होता है तो वहाँ से भी आपका डाटा लीक हो सकता है। जो दूसरी बात रही कि इसको आसान कितना बनाया गया है, तो आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। ये एक मरतबा जब आप अपनी फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे देते हैं तो ये आपके फेस के उससे अनलॉक हो जाता है और आपको बिल्कुल आसानी के साथ सामने एक डैशबोर्ड है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना है, मैंने CRC बनवाना है या मैंने FRC के लिए अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन का हमने उर्दू वर्जन भी दे दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको आसानी से पहुंचा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि आसान है या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बताइएगा इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म का ख़ास स्मार्टफोन तो नहीं चाहिए पर्टिकुलरली, एक तो ये बता दीजिए, और साथ ही साथ शहरियों के डाटा को महफूज करने के लिए क्या इकदाम किए गए, नए इकदाम? पहले जो आपने बात की कि जो ये एप्लीकेशन है इसको अगर आपने यूज़ करना है तो ये कितनी आसान है, उस हिसाब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस्तेमाल करते हुए और आपको लग रहा है कि आपको इसका प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा, तो नादरा का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है @नादरा ऑफिशियल, और आप उस पर चले जाएं। उस पर पाक आईडी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उस प्लेलिस्ट में हमने कस्टमर सर्विसेज, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो हमें बताता है कि लोग कौन से मरहले पे शिकायत ज़्यादा कर रहे हैं। उन तमाम शिकायत जहां लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है हमने उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेटरी सीरीज बना रखी है।
सो आप वहाँ उसको प्ले करते रहें यूट्यूब पे और आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेगा कि आपने कैसे जाना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है, आपको आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का चैटबॉट जवाब दे देगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी ईमेल या मोबाइल फ़ोन पर 1777 हमारी हेल्पलाइन है, उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा पहलू है कि शहरियों के रजिस्ट्रेशन के जो डाटाबेस है उसको मजबूत करने के लिए या उसको महफूज करने के लिए क्या इकदाम किए गए, तो बहुत सारे इकदाम हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे वो तमाम सर्वर्स, हमारे वो तमाम कंप्यूटर्स जिनके ऊपर शहरियों का डाटा मौजूद है, हमने उनको इंटरनेट से अलहदा कर रखा है और उसके बाद जो उनका आपस में जो ताल्लुक है उसके लिए काफ़ी सीरियस और स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोटोकॉल्स मुतारिफ करवाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल में हमने एक बाकायदा हमारा साइबर सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम उसको कहते हैं, उसका एक डिपार्टमेंट हमने बनाया है जिसका काम ही है कि इदारे की साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और उसके अलावा हमने डिज़ास्टर रिकवरी का एक मुकम्मल प्लान बना रखा है, क्योंकि ज़ाहिर सारी सहूलियात जो आप दूसरी गवर्नेंस से रिलेटेड लेते हैं, अच्छा बिल्कुल ये सारी सहूलियात के बहुत से इनिशिएटिव्स फिंगर टिप पर हैं शहरियों की। लेकिन ज़रा ये भी बता दें कि ये जो बच्चों की पैदाइश का मामला है और फिर ये यूनियन काउंसिल में जो इंदराज कराना पड़ता है, ये डिजिटल क्यों नहीं हो सका और ये यूनियन काउंसिल में इंदराज कराने का आखिर मकसद क्या है? सबसे पहले जब एक शहरी के घर कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको पहले स्टेप पे यूनियन काउंसिल जाना होता है और वहाँ पर वो यूनियन काउंसिल, वो तहसील, वो ज़िला और इवेंचुअली वो सूबा अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपने शहरियों को शुमार करता है कि जी हमारी जो तादाद है वो इतनी हो चुकी है। और ये यूनियन काउंसिल की सतह तक इस डाटा का होना बड़ा ज़रूरी है। सो जो 4 वाइटल इवेंट्स हैं, यानी कि पैदाइश है, शादी है, तलाक है और वफ़ात है, इसका इंदराज शुरू से ही यूनियन काउंसिल में ही होता रहा है। और ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन का निज़ाम है ये नादरा के बराह रास्त उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर नहीं आती, क्योंकि नादरा नेशनल रजिस्ट्रेशन करता है, यानी कि शनाख्ती कार्ड इशू करता है या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। ताहम इस हवाले से हमने बड़ी मदद की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। सन 2019 के बाद से हमने इस निज़ाम को तकरीबन डिजिटलाइज कर दिया है। सो यूनियन काउंसिल में अब आप जिस भी बर्थ का इंदराज करेंगे, शादी का इंदराज करेंगे, नादरा के पास अपने सिस्टम में उसकी रिफ्लेक्शन ज़रूर आ जाएगी। इन्हें नादरा के इल्म में आ जाएगा कि ऐसा हो चुका है। वो अलग बात है कि आपको नादरा आकर फिर बायोमेट्रिक के साथ इसको री-वेरीफाई करना पड़ेगा। और आगे चल के यही जो एप्लीकेशन आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन, बहुत जल्द हम इसमें बर्थ रजिस्ट्रेशन, मैरिज, डेथ और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन का निज़ाम भी लेके आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि शहरी इस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे और मुतल्लिका यूनियन काउंसिल भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू उसको अप्रूव करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शबाहत, हमें ये भी बताइएगा नादरा की जानिब से आने वाले वक्त में मजीद कौन सी मजीद डिजिटल सर्विसेज मुतारिफ करवाई गई हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे? जी बताइए। अच्छा, जो नादरा की ये मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं पहले ये बता दूं कि नादरा की जितनी नई सहूलियात आई हैं और जितनी मज़ीद आने वाली सहूलियात हैं वो तमाम इसी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से आनी है। एक बहुत बड़ा इशू जो लोगों को होता है कि वो अपनी फैमिली की प्रॉपर उनको नहीं पता होता कि कॉम्पोजिशन पूरी आ रही है या नहीं आ रही। यानी आपसे भी अगर मैं सवाल कर लूँ कि क्या आपको 100% यकीन है कि आपके बहन भाइयों की तादाद बिल्कुल एग्जैक्ट है और वो एक दूसरे के साथ नादरा के सिस्टम में इंटीग्रेटेड हैं या नहीं हैं, तो आपको शायद इसका इल्म ना हो अगर आपने रिसेंटली अपना FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकलवा रखा। तो एक बहुत बड़ी सहूलत जो इन तब्दीलियों में हमने की है वो ये है कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन पे बगैर FRC निकलवाए अपनी मुकम्मल फैमिली कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। ज़बरदस्त। और देखने में अगर आपको लगे कि आपका कोई बहन भाई मिसिंग है, कोई बच्चा मिसिंग है या कोई फ़र्द ज़्यादा ऐड हो गया है जो दर हकीकत आपके ख़ानदान का हिस्सा नहीं है, तो आप यहीं पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद नादरा अपना जो भी काम है वो करेगा। इसके अलावा हमने जो बच्चों के सर्टिफिकेट हैं, जो जिसको बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें तस्वीर और बायोमेट्रिक्स का इजाफा कर दिया है। 3 साल की उम्र के बाद जो बच्चे लाए जाएंगे बेफॉर्म के लिए, उनकी तस्वीर ली जाएगी। 10 साल की उम्र के बाद जो बच्चे लाए जाएंगे उनकी तस्वीर के साथ साथ उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे। और इसी तरह इंशाअल्लाह 14 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी मोबाइल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी सर्विस का इजरा करने जा रहे हैं, जिसका नाम जो है डिजिटल ID है। इसकी तफसीलात में इंशाल्लाह शेयर करूंगा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका ज़रूर इंशाल्लाह। सैयद शबाद अली, हम आपको उस मौके पर फिर दोबारा से जो है वो मदऊ करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे तरीके से ये बताया भी, समझाया भी कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि पाक आइडेंटिटी के थ्रू जो हैं वो
लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं और दफातर के चक्कर लगाने की अब उन्हें ज़रूरत नहीं है, कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठकर भी वो ये सारे काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं और आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा से तालीम और साइंसी तहकीक के मैदान में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाता रहा है और आज हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिलिपीन में 35वीं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पाकिस्तानी टीम ने पहली मर्तबा गोल्ड मेडल जीतकर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान के अब्दुल राफे पराचा ने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि सादिया जुल्फ़िकार और अरूज फातिमा ने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। वाइज हर साल नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट का इनेकाद 4 मज़ामीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रियासी में करता है। ये मुकाबला नेशनल फिजिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट का तोसीही वर्जन है, जिसका आगाज 1995 में हुआ और 2003 से ये बाकायदगी से मुनक्किद हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 380 से ज़ायद तलबा बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और 140 मेडल्स जीत चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है और ये कामयाबी सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत और लगन का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे तालीमी निज़ाम और जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत का भी वाज़ेह सबूत है। जब सही रहनुमाई और वसाइल के साथ काम किया जाए, नौजवान ऐसे ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस आलमी इवेंट में अपनी बेपनाह सलाहियतों को साबित किया है और दुनिया को दिखा दिया है कि हम साइंसी मैदान में कितने आगे हैं। और नाज़रीन, इसी अच्छी खबर के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस तेजी से फैलते हुए खतरनाक मरज के बारे में लोगों में शऊर बेदार करना है। इस साल आलमी दिन का थीम हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें और ख़त्म करें रखा गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस इस वक्त दुनिया में अमवात की 8वीं बड़ी वजह बन चुका है। दुनिया भर में हेपेटाइटिस ए के 14 लाख, हेपेटाइटिस बी के 2 अरब और हेपेटाइटिस सी के 15 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मौलिक वायरस का शिकार हैं, जबकि हर साल 10 लाख से ज़ायद अमवात इस बीमारी की वजह से हो रही हैं और ये आदाद शुमार हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क में हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासरा अफराद की तादाद लगभग 1 करोड़ 20 लाख हो चुकी है और हर साल 1.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी के 5.8% मरीजों के दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का हर 10वां मरीज हेपेटाइटिस का शिकार है। मरीजों की आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जो मुस्तकबिल में जिगर के कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों की सूरत इख्तियार कर सकती है। हेपेटाइटिस क्या है और इसका इलाज क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। मौजूद है माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे हेपेटाइटिस आखिर है क्या? इसकी जो इकसाम हमने बताई हैं, इसमें सबसे ख़तरनाक किस्म इसकी कौन सी है और क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस जैसे कि इसके नाम से मंसूब है कि हेपा जिगर को कहते हैं, टाइटस सोजिश को कहते हैं। तो ये सोजिश जिगर होती है। अमूमी तौर पे फैटीपन जब बहुत लंबा हो जाए तो उस सूरत में भी सोजिश होती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। दूसरा, इसके अंदर इकसाम में ABCDE इस तरह मुख्तलिफ इसकी 5-7 इकसाम हैं, लेकिन जो कॉमन इकसाम है ना, जिसमें 2, एक होता है यरकान असफर, पीला यरकान, जिसको हम जॉइंटस कहते हैं, कराची के अंदर पीलिया के नाम से मंसूब है, वो है A और E। वो वायरल है और वो आम कोई 10-12 दिनों के अंदर जो है ना वो खुद ही रिकवर भी हो जाता है और आप थोड़ा बहुत परहेज करते हैं। जो B और C है ना हेपेटाइटिस, वो बहुत खतरनाक है और इन दोनों में जो सबसे खतरनाक है वो B है। B का वायरस अपनी शक्ल चेंज करता है, जीनोटाइप अंदर से चेंज करता है और जब आपकी बॉडी में मेडिसिन जाती है तो उसके अपना जो सिस्टम है और मजबूत कर देता है। Oh my God. यानी कि वो दवाई जो आपने इजाद की है वो उसकी उस इजाद को ख़त्म करके अपनी एक नई पावर दे देता है, जिसको आपको एक नई दवाई की ज़रूरत होती है। तो ये B वायरस इतना ख़तरनाक है। और आपको ये बताता चलूँ कि जो BC है, अब पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल से कुछ ऐसी बीमारियाँ आई हैं जिसकी वजह से ये दब गया हेपेटाइटिस। वरना आप देखें अब 10-12 साल पहले कितने लोग कॉन्शियस होते थे अपने खाने पीने में। आज देखिए हमारा सैनिटरी सिस्टम का ख्याल रखते थे, बाकी चीज़ों का,
और अपने ये जो बाहर कच्ची सब्जियां हैं, बहुत से जो इसके मतलब फैक्टर्स ये हैं। अभी भी एग्जिस्ट करता है लेकिन थोड़ा सा इग्नोर हो गया क्योंकि बहुत इसकी ज्यादा जगह और बड़ी बीमारियां अभी आ गई आपने हैं। जो रेशियो बताई है, मैं समझता हूँ 10-12 सालों में वो दुगनी हो चुकी है। लेकिन हम चूंकि टेस्ट हम कब करवाते हैं, जब किसी को ब्लड देना होता है तो हमें पता लगता है जी जिगर हमारा सही काम नहीं कर रहा, इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन आ रही है, फिर हमें पता लगता है। हम खुद से हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट नहीं करवा रहे। नहीं करवा। और अच्छा, इसी के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी, टेस्ट करवाना कितने टाइम इंटरवल के बाद जरूरी है ताकि हम जान सके कि हेपेटाइटिस है या नहीं है? सेकेंडली, इलामात क्या है, सिम्टम्स क्या हैं इसकी? देखें, ऐसी कोई वाज़ेह सिम्टम हेपेटाइटिस की नहीं है। जॉइंटिस की जो है ना, मैंने बताया कि यरकान अस्फर जो है, हाँ। उसकी तो वाज़ेह सिम्टम है कि आंखें पीली होंगी, ओके। मुंह का जायका कड़वा हो जाएगा और स्टूल का रंग वाइट हो जाएगा और यूरिनेशन बिल्कुल येलो और जल के आएगा। ये तो एक वाज़ेह सिम्टम है। मरीज को क्या, घर वालों को पता लगता है जी इसको जॉइंटिस हो गया है। लेकिन जो हेपेटाइटिस है ना, वो ऐसा साइलेंट किलर है कि जिसके अंदर आप रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो ऐसी स्टेज पे आके क्या होता है, वो जिगर के अंदर जो है ना वो फाइब्रोसिस बनते हैं और फिर वो सिरोटिक चेंजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बाद सिरोटिक चेंजिंग में जाके भी नहीं पता लगता और एंड पे क्या होता है, लीवर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जिगर का कैंसर जिसको कहते हैं। और एट दी एंड क्या होता है, डिकम्पनसेशन होती है, इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो जिगर का जो मामला है, इसके अंदर अलामात बज़ाहिर सिर्फ है कि फटीग होगी, लो ग्रेड फीवर फील होगा और आप थके थके रहेंगे और बाद का खाने के फिल फॉर आपको गनूदगी होगी, नींद आएगी। ये वो कॉमन रीज़न है जो अमूमी तौर पे असाबी कमजोरी में भी होती है। तो इसलिए इंसान की तवज्जो उस तरफ नहीं जाती जब तक कोई डॉक्टर अपने मरीज को उसको नोटिफाई ना करे कि भाई ये टेस्ट करवाओ। एक तो ये है। दूसरा, आपने टेस्ट के वाले से बात की, देखें हमारे यहाँ एक टेस्ट जो है ना स्क्रीनिंग होता है, टेस्ट हेपेटाइटिस बी का और सी का, जिसमें एंटी ICV और HBS एंटीजन, ये टेस्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर जब स्क्रीनिंग जो है ना वो नॉट रिलायबल टेस्ट नहीं है। अक्सर लोग स्क्रीनिंग का टेस्ट करवाते हैं और अपना इलाज शुरू कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो लोग, अच्छा क्योंकि ये सस्ता टेस्ट होता है स्क्रीनिंग का, जगह जगह आप देखते हैं जी आज फ्री कैंप लगा है और वहाँ स्क्रीनिंग मेथड से टेस्ट होता है। आप वो मेथड से अगर आपके अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आप अलाइजा का टेस्ट करवाएं। अच्छा, अलाइजा के बाद आप LFT करवाएं, लीवर फंक्शन टेस्ट। देखें कि अगर आपके लीवर के एंजाइम नॉर्मल हैं तो फिर आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कैरियर पोजीशन में आपको ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइफ अपना लाइफस्टाइल को जो है ना अपनी बेहतर रखें। जो कैरियर पोजीशन में, कैरियर पोजीशन क्या है, जिगर आपका सही काम कर रहा है, वायरस बॉडी में मौजूद है पर नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये एक ऐसा शेर है जो सोया हुआ है, जब आप उसको छेड़ेंगे वो जाग जाएगा। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है। और दूसरी एक टेक्निकल चीज़ मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब जिगर का अर्जा होता है तो लोग ठंडी चीजें शुरू कर देते हैं। अच्छा, यरकान अस्फर में तो आप ठंडी चीजें जितनी मर्जी खाएं, जिगर जल्दी आपको ठीक की बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन जो यरकान अस्वद, काला यरकान जिसको हम कहते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, इसके अंदर ज्यादा ठंडी चीजें खाने से लीवर हार्ड हो जाता है और इजीली जो है ना कन्वर्ट टू लीवर सिरोटिक चेंजिंग में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं अवामुन नास को ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं हमें हेपेटाइटिस हो गया, अब हमने गर्म चीज़ नहीं खानी। हो भाई, गर्म चीज़ खानी है आपने। अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितनी नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, उतनी जल्दी आप कोई भी दवाई खाएंगे उसके साथ आपकी इम्यूनिटी मिलके उसका मुकाबला कर सकेगी। तो ये है कि ये एक टेक्निकल चीज़ है। इसके बाद फिर हम इसमें क्या करते हैं, जब ट्रीटमेंट होता है तो फिर इसकी जीनोटाइप देखा जाता है, उसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के टेस्ट करवाते हैं। ये सारी फिर वो एक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद एलोपैथी की, हर्बल में जो भी लोग चॉइस करना चाहिए ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे यूनानी में अल्लाह पाक ने ऐसी जड़ी बूटियाँ रखी हैं जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखी हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हल्दी, ये देखें, ये हल्दी है, ये आंबा हल्दी है जी। ये हल्दी जो है ना बेसिकली एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखती है और सोजिश को ख़त्म करती है। बॉडी के अंदर जहाँ भी सोजिश होगी उसको ख़त्म करती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कासनी की जड़, जड़ कासनी। ये आपने इसका अरक भी हमारे यहाँ लोग पीते हैं जिगर के मराज में। तो ये जड़ कासनी, ये बेहतरीन चीज़ है, रेफ्रिजरेंट है। और जो साइन एंड सिम्टम है लो ग्रेड फीवर की और आपके ब्रेन्स के अंदर हाइपोथैलेमस में जब सेका लगता है और आपको बुखार रहता है और फटीग रहती है, ये उसको भी ठीक करती है। तीसरी चीज़ है अफसन 3, ये लकड़ियाँ हैं। अफसन 3 का पूरी दुनिया में इसकी रिसर्च मौजूद है कि ये हेपेटाइटिस बी सी वायरस में डायरेक्ट उसको किल करती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये एंटीबायोटिक, एंटी वायरल जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और दूसरा ये कि जिस्म के अंदर सोजिश को भी उतारती है और तेजाबियत को कम करती है, अफसन 3। चौथी चीज़ जीरा सफ़ेद,
जीरा सफ़ेद अक्सर हम जिक्र करते हैं, ये बेहतरीन जिगर के अमराज के लिए, जिगर के ऊपर कार्बन है, कोई चीज़ है उसको धो देता है, ये जिगर के फैट्स को उतार देता है, जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, यूरिक एसिड तक को ठीक करता है। आपको पता है हमारा जिगर 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है, और सबसे बड़ा जो उज़्व है बॉडी का वो लिवर है, यानी इसका 1.5 किलो के करीब वजन होता है, और इसको गदूद इसलिए कहते हैं कि हमारे हार्मोनल बैलेंस और डिसबैलेंस को भी ये सारा देख रहा होता है, इसलिए इसको गदूद भी कहा गया है। 5वीं चीज़ शरेला, ये भी जड़ी बूटी है शरेला। और 6ठी चीज़ सना मक्की, आपने नाम सुना होगा सना मक्की, कॉमन कॉन्स्टिपेशन में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और 7वीं चीज़ बरगे नीम है, नीम के पत्ते। इन 7 चीज़ों को, पहली जो 5 चीज़ें हैं, हल्दी, जड़ कासनी, अफसनतीन, जीरा सफ़ेद और शरेला, इनको आप तकरीबन एक छटांग लेंगे, और बाकी 2 चीज़ों को आप आधी आधी छटांग लेंगे, सना मक्की को और बरगे नीम को, और इनको पाउडर बना लें, और ½ टीस्पून 3 टाइम्स बिफोर मील ले लें। ओके, बिफोर मील। तो ये जॉइंटस में भी काम करता है, ये हेपेटाइटिस जिनको मसला है। अच्छा हाँ, ये भी हम बता दें कि हमारे हर्बल के अंदर लिवर की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको आप मेडिसिन से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेडिसिन का मैकेनिज्म है वही है जो डाइट का मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 2 रोटी की भूख है, आप 2.5 रोटी खा लेंगे, अपनी खाने की जो आपको तलब है, तो वो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो इसी तरह जो हर्बल मेडिसिन है, ये आपका सेम मैकेनिज्म है जो आपकी डाइट का मैकेनिज्म होता है, जो आपके फूड सप्लीमेंट का मैकेनिज्म होता है। तो हम इसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो इसलिए हम ये कहते हैं जिसको हेपेटाइटिस कैरियर पोजीशन में भी है, वो इन अद्वियात का जब इस्तेमाल करता है तो 20-20 साल, 30-30 साल तक वो वायरस एक्टिव नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म। खाने से पहले खाना है, लेकिन दिन में कितनी दफा? 3 टाइम्स बिफोर मील, सुबह निहार मुंह, दोपहर खाने से पहले और शाम को खाने से पहले, रात के खाने से पहले। ये 3 टाइम इसको हेपेटाइटिस बी सी का पेशेंट इस्तेमाल करे, और उसके बाद वो देखेगा कि उसके अंदर जो छोटी मोटी साइन सिम्टम है, गनूदगी के इश्यूज हैं। हाँ, जॉइंटस के अंदर हमारे पास एक झाओ का एक्सट्रैक्ट होता है, झाओ एक हमारी इंग्रेडिएंट है, ओनली झाओ का एक्सट्रैक्ट जॉइंटस का बेहतरीन इलाज है। अच्छा। और एक और आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं अवामुन्नास को दे दूं, कुछ ऐसे इलाकों में लोग रहते हैं जहाँ दवाई वगैरह नहीं होती और यरकान हो जाता है। हमारे यहाँ लोग गन्ने का जूस शुरू कर देते हैं। गन्ने का जो जूस है बाजारी, वो भी एक सबब है यरकान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जब जॉइंटिस होता है तो और पीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जर्म्स हैं और कीड़े भी हैं, वो कहाँ आपको, मक्खियां बैठती हैं, वहाँ जरासीम आते हैं। तो ये जो गन्ने का जूस है, आप धोने के बाद गंडेरी चूस लें। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि अक्सर गंडेरियां के ऊपर लोग गंदा पानी उस पर तरोकते हैं, रेडियो के ऊपर, और लोग जो ना वो नरम गंडेरी समझ के खा रहे होते हैं, वो भी हेपेटाइटिस का बायस है। मैं ये कहूंगा कि ड्राई गन्ना लेके अपने सामने कटवाएं और घर आके इसको धोएं। बाहर का जो पानी जो तरोका हुआ है वो गंडेरी आप इस्तेमाल ना करें। ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो हमें हमारी फायदेमंद चीज जो है उसको भी नुकसान का पहलू पैदा कर देती है। तो ये है कि ये जॉइंटिस जो है ये बड़ा बहुत आराम से हर्बल मेडिसिन से ट्रीट होता है, और विद इन अ डेज। मैं नुस्खा बता रहा था, पुराने चावल, जी पुराने चावल, 2-3 साल पुराने चावल लेके उनको आप पाउडर कर लें, और सुबह निहार मुंह 1/4 से लेके ½ टीस्पून पाउडर केले के साथ, जिस तरह आप नमक लगा के खाते हैं तो एक केला खा लें, विद इन 3 डेज। हमारे तो इसके ऊपर ट्रायल हैं मरीज, और कौन सी बेहतर मुझे बताएं, चावल कच्चे कौन से खतरनाक है और केला कौन सा खतरनाक है? ये दोनों चीजें हैं। अब ये कहने को तो लोग कहेंगे कि क्या चीज है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जॉइंटिस है वो ये अमल कर ले, 3 दिन बाद अपने LFT, चूंकि जॉइंटिस के अंदर जब LFT रेज करते हैं ना, वो हेपेटाइटिस में 150-200 तक रेज करते हैं, इसमें थाउजेंड्स में रेज करते हैं, किसी का 1800, किसी का 2000, और ब्रिबन आपका 6-6, 7-7, 12-12 कहा जाता है कि आपको कच्चे चावल नहीं खाने चाहिए। देखें, एज अ मेडिकेशन आप अगर उसको 3-4 दिन खाते हैं, वो जो कंटिन्यूसली जिनको आदत होती है सालों साल, वो फिर आपके क्रिस्टल ऑक्सलेट बनते हैं, स्टोन्स बनते हैं, या मैदे को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन एज अ मेडिकेटेड उसको, मैं आपको ये नहीं कह रहा कच्चे चावल जब आप खाते हैं तो पूरी तरह च्यू नहीं हो पाते, जब आप पाउडर बनाते हैं तो वो फॉर्मुलेशन उसकी ऐसी है जो डाइजेशन में आ जाती है। ओके, तो वो आप पाउडर केले के साथ ले लें, ये तीरे बहदफ चीज है। और मैं ये लोगों को कहता हूँ आप रिसर्च करते रहें, लेकिन एक बेजर चीज से अगर घर बैठे इलाज हो रहा है और मुश्किल इलाज करवाने से बेहतर है एब्सोल्युटली 3 दिन ये ट्राई कर लें, नुकसान भी कोई नहीं है उसका। और इसके अलावा हमारे पास वो जो ऊंट कटारा एक बड़ी जबरदस्त दवाई है, वो भी हेपेटाइटिस के जो मर्ज है BC में, जिसको हम मिल्क थिसल भी कहते हैं, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो मैकेनिज्म है उसके अंदर वो होता है सिलीरियम,
जिसको हम कहते हैं सेलेनियम जो है ना, वो बेसिकली आपकी लीवर के अंदर जितना वायरल है, जितने इन्फेक्शन है, उसको क्योर करता है। तो बहुत सी चीज़ें हमारी हिकमत में है, लेकिन ये डिपेंड होता है कि जब पेशेंट आता है वो अपनी साइन एंड सिम्टम के साथ हमें उसके साथ कोई दवाई मजीद अटैच करनी होती है। अगर उसको कब्ज है, जिगर के मर्ज के साथ कब्ज को रफा करना पड़ता है। और वैसे भी हर किसी की बॉडी केमिस्ट्री और उसके सिम्टम्स और किस तरह बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, ये सब मुख्तलिफ है, तो पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं। थैंक यू सो मच हकीम साहब आपकी मौजूदगी का। आप हमें घर की चीज़ों से या जड़ी बूटियों से इलाज बता देते हैं ताकि हमें एंटीबायोटिक्स ना खानी पड़े। और इसके साथ साथ नाजरीन एंड पे इतना ही कहूँगी, घर की ग़िज़ा खाएं, जो चीज़ बाहर मिल रही है यूट्यूब खोल के उसकी रेसिपी देखें, घर में बना लें, वो बेहतर है। हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी सेहत के लिए भी, आप डाइट में हैं तब भी जरासीम से आपको दूर रखेगी। बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ बाहर से लाके घर में खा लें। हाँ, घर की वो बनी वाला नहीं काम करना। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज के डिजिटल दौर में जहां स्क्रीन्स ने किताबों की जगह ले ली है और कुतुबबीनी का रवाज तेजी से मदूम होता जा रहा है, वहीं कुछ चमकते हुए चिराग ऐसे भी हैं जो इल्म और अदब की रोशनी को बुझने नहीं दे रहे। ऐसे ही नामों में शामिल है नौजवान और बासलाहियत लिखारी आमना शबीब, जिन्होंने अपने पहले ही नावल जो था आधा सांस, उससे अदबी दुनिया में तहलका मचा दिया और उनके नावल अदबी हलकों में उसको खूब पजीराई मिल रही है। अक्सर लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में गुम होते हैं आजकल के दौर में, और आमना शबीब जैसे लोग किताबों से दोस्ती को ना सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं बल्कि अपने अल्फाज के जरिए दूसरों को भी इस दोस्ती का हिस्सा बना रहे हैं। पाकिस्तानी खवातीन में लिखने का रुझान खुशाइंद हद तक बढ़ रहा है और आमना इस नई नस्ल की एक पुरअसर आवाज़ बनकर सामने आई हैं। आमना शबीब नावल निगार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर हैं और इस वक्त आमना शबीब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए बिला ताखीर उन्हीं से जानते हैं। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले तो हमारी जानिब से आधा सांस की कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद आपको। ये नावल लिखने का ख्याल कैसे आया, इसका नाम आपने कैसे जो है वो सिलेक्ट किया, मरकजी ख्याल और थीम क्या है, इस हवाले से हमारी ऑडियंस को हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। आपने बिल्कुल ख्याल ऐसे आता है जब आप कुछ लिखते हैं और फिर जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छा लिखा है आपने, तो फिर आप लोगों का आप जो होते हैं आप मोटिवेट होते हैं। और फिर मुझे भी ऐसा ही ख्याल आया जब मेरी मदर लिखती थी, बचपन से हमने देख रही हूँ कि वो लिखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब वो लिखती हैं। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मैं भी लिखूँ और कुछ ऐसा लिखूं जिसपे कुछ ऐसा हो कि ऑडियंस हो जो मतलब पढ़ने वाले हों, नौजवान नस्ल है जो जितने भी हैं हमारे जो नॉवलिस्ट हैं, तो वो उनको कुछ ऐसा एक सबक भी मिले और एक ऐसा नावल लिखूं जिसमें कुछ चेंज हो। अच्छा, हम नावल के हवाले से ही मज़ीद बात कर लेते हैं। क्या ये नावल किसी ज़ाती तजर्बे, मुशाहिदे या किसी सच्चे वाक़ये से मुतल्लिक है? इस पर बताइए। नहीं, ऐसा है कि बहुत से रोज़मर्रा अब ऐसा होता है। एक तो ये मेरा नावल जो है एक रोमांटिक नावल है, एक मोहब्बत पे लिखा हुआ है, लेकिन जो उसका क्लाइमैक्स है वो बहुत डिफरेंट है। तो बाकी तो आपको पता है ये जो रोमांटिक नावल है, ये प्यार मोहब्बत आपको हर नावल में मिलेगा, हर ड्रामे में मिलेगा। ऐसा सच में ये नहीं कह सकती कि मैंने कुछ चेंज लिखा है, लेकिन जो उसका क्लाइमैक्स है वो बहुत चेंज है। अच्छा हमना, इस चेंज के हवाले से थोड़ा सा मुझे लगता है कि जी इस चेंज के हवाले से थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर दीजिए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसके लिए आपने नावल लिखा है उन्हें जरा कोई थीम, मरकजी ख्याल बता दे ताकि वो मोबाइल छोड़ के आपका नावल पढ़े। जी बिल्कुल, मेरा नावल ऐसा है ना कि एक जुनून पे, एक हद पे है जो आजकल की यंगरेशन में बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने भी लोग हैं और यंग लोग हैं उनको ना जुनून बहुत है और उनमें बर्दाश्त नहीं है। और मेरा नावल भी इसी थीम में है कि मोहब्बत हो जाती है और फिर उसको बर्दाश्त नहीं है और फिर जुनूनी है, और जुनून की हद तक और जुनून से आगे निकलने में क्या नुकसानात हैं, मेरा नावल इस स्पेस में है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग उसको देखें, पढ़ें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई ड्रामा या कोई नावल देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपका ये होता है कि आपको पता होता है कि इसके एंड में क्या है, लेकिन मेरा नावल ऐसा है कि आपको एंड तक नहीं पता चलेगा कि इसके एंड में ऐसा क्या है। मतलब आप पहुंच नहीं सकेंगे उस एंड तक जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। जबरदस्त जी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूब।
अच्छा हम ना, जैसे कि आप जानते हैं आजकल एक डिजिटल दौर है और लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्री टाइम में व्लॉगिंग करना, व्लॉगिंग देखना, सोशल मीडिया की तरफ रील्स वगैरह देखना या प्रोड्यूस करना। इस दौर में आपको कैसे मतलब ख्याल आया कि अब आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है? क्या आपके दिल में ये ख़तरा था कहीं ना कहीं कि अगर मैं कुछ लिखूंगी हो सकता है लोगों को पसंद ना आए या वो एक रवायती चीज़ ना बन जाए, लोग हटेंगे इसको पढ़ने के लिए या सोशल मीडिया छोड़ के आपकी किताब को प्रेफरेंस देंगे? क्या दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम लोग व्लॉग्स देखते हैं। मतलब व्लॉग्स तो मुझे सच बताऊं एक बहुत ही मतलब फजूल सी चीज़ लगती है कि आप अपनी प्राइवेसी लोगों के साथ शेयर करें। तो मुझे किताब लिखने का ये शौक़ था कि मैं चाहती थी, क्योंकि ड्रामे आते हैं, कितने अच्छे अच्छे ड्रामे आते हैं और कितने अच्छे से चले जाते हैं, उनको लोग याद नहीं रखते। बिल्कुल, तो मैं चाह रही थी कि किताब हमेशा ज़िंदा रहने वाली चीज़ है, हमेशा आपके साथ रहती है और किताबों से जो दोस्ती करते हैं वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जब तक किताब ना पढ़ें उनको नींद नहीं आती। ऐसे बहुत से लोग हैं वो किताब पढ़ के सोते हैं। तो मुझे पता है कि आज के लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो किताबों की तरफ माइल हो। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपकी कोशिश है और हम देख रहे हैं कि आपकी इस कोशिश को बड़ी पजीराई मिली है। खलीलुर रहमान कमर जैसे राइटर्स और बड़े अदीबों ने, राइटर्स ने आपको अप्रिशिएट किया है। कितना हौसला मिला है आपको इस अप्रिसिएशन से? देखिए, लिखने से पहले मुझे ये था कि क्या पता, देखिए जब आप कोई चीज़ लिख रही होते हो ना तो आपको तो बहुत पसंद आ रही होती है, वो कोई अच्छी बात, बड़ी बात तो नहीं होती, बिग डील नहीं। लेकिन जब दूसरों को पसंद आती है ना तो वो आपके लिए अचीवमेंट है। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल, जब मैंने खलील सर को भी अपना स्क्रिप्ट भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आप लिखो, मैं आपको रिव्यू दूंगा। और जब उन्होंने रिव्यू दिया तो मुझे और भी अच्छा लगा, बहुत अच्छे उन्होंने रिव्यू दिए। इसके अलावा और भी बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने रिव्यू दिए। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा और ये भी खुशी हुई कि ये न्यू राइटर्स को अप्रिशिएट करते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ठीक है, तो बड़ी पॉजिटिव बात है। आमना, आजकल के यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि सोशल मीडिया को प्रेफर करती हैं, बुक्स नहीं पढ़ते, बस उनको होता है कि रील्स प्रोड्यूस कर ली जाए या व्लॉगिंग कर ली जाए या कुछ ना कुछ वहाँ पे म्यूजिकल किया जाए, तो बुक्स की तरफ उनको लेकर आने के लिए क्या पैगाम देंगी? मैं यही कहूँगी, देखिए किताबें हम बच्चों जब से हम छोटे होते हैं ना, मतलब 3 साल से लेके आप स्कूलिंग कर रहे होते हो तो किताबें आपका साथ दे रही होती हैं। तो ये किताब ऐसी है कि जो आपकी मतलब आपको ज़िंदा भी रखती है, आपको ऐसा एक मैसेज देती है जो मेरे ख्याल से आपके माँ बाप भी ना दे सकते हों। किताबों से हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, तो किताबें पढ़ें। ये मोबाइल स्क्रीन से हट के भी कुछ करें, इससे तो आंखें भी ख़राब होती हैं और आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। जब आप मुसलसल टीवी देख रहे हो या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप एकदम से मतलब चिढ़ जाते हो, तंग आ जाते हो। किताबें ना आपको कूल डाउन भी करती हैं, सुकून भी देती हैं और फिर आपको मज़ा भी आता है, फिर आपको आदत हो जाती है किताबें पढ़ने की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये किताबों से जो दोस्ती है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल की, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है कि मोबाइल से हटाकर किताबों की तरफ उन्हें लाया जाए। लेकिन आमना, आप ये काम कर रही हैं और इसी तरह से इसको जारी और सारी रखें। बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा और कल दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।